हे एवरीवन, आज हमारा क्लास का तीसरा दिन है जिसमें हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमने सारे राइटर्स को, एरिस्टोटल को, लॉन्गिनस को, जॉनसन को, डॉक्टर जॉनसन को, विलियम वर्ड्सवर्थ को, कॉलरिज को, अर्नोल्ड को डिटेल में इनके वर्क्स के साथ, इनकी दी हुई टर्म्स के साथ, इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और आज बारी है कि हम इनका क्या करें, हम इनके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करें। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन अपना, अरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी इज फाउंड इन विच वर्क। किस वर्क में उनकी ट्रेजेडी को, मतलब ट्रेजेडी के जो एलिमेंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, दैट इज प्लॉट, प्लॉट है, कैरेक्टर है, डिक्शन है, और इसी तरह के छह जो उन्होंने ट्रेजेडी के डेफिनेशंस दी हुई हैं, वो कहाँ पे डिस्कस किए उन्होंने, तो उन्होंने डिस्कस किए अपने वर्क पोएटिक्स में। जान लेते हैं इसके बारे में। पोएटिक्स जो है ये इनका फाउंडेशनल वर्क है जिसमें वेस्टर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म का माना जाता है ये वर्क। और ये ट्रेजेडी को एज एन इमिटेशन मानता है, ट्रेजेडी को इमिटेशन ऑफ एन एक्शन मानता है जो कि सीरियस है, कंप्लीट है, और सर्टेन मैग्नीट्यूड का है। और ये कथारसिस को प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज कथारसिस, ये डिस्कस किया गया है क्लास में। अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन है ना कि कथारसिस और हमाशिया, पेरिपिटिशिया और एनाग्रेसिस, ये सब में क्या डिफरेंस है, तो आप बिल्कुल इसको एक बार देख सकते हैं। आप वो वीडियोस जा करके देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। सॉरी, इसमें आंसर मुझे शो करने पड़ रहे हैं, बट होप सो हमारा जो मोटिव है, अभी अभी हम वैसा क्विज टाइप वाला क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं। अभी हम इसको केवल अपने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, और आपको ये समझाने के लिए ये एमसीक्यूज लाई हूं मैं, ताकि आप ये समझें कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आपको बहुत ज्यादा लिटरेरी क्रिटिसिज्म से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम राइटर हैं, 7 राइटर हैं सिर्फ, और उन 7 राइटर में बहुत गिने चुने एलिमेंट्स हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को हम डिस्कस कर ले रहे हैं एमसीक्यूज फॉर्म में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस एक बिल्ड हो। और आप इस नए टॉपिक को देख करके, जो लोग यूजीसी नेट और DSSB इनकी तैयारी करते रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बार पढ़ा हुआ शायद टॉपिक हो। लेकिन जो यूपीटीजीटी के रहे हैं और जो यूपी पीजीटी के रहे हैं, उनके लिए शायद ये नया टॉपिक है। उनके लिए थोड़ा सा ये नया टॉपिक हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता रहा है। इस बार फर्स्ट टाइम ये यूपी पीजीटी में अलाउड हुआ है, तो इस वजह से हमको इसको पढ़ना जरूरी भी है, और उतना ही हमारे मार्क्स के लिए भी जरूरी है, क्योंकि क्रूशियल टॉपिक है। और क्रूशियल टॉपिक्स पर ही आपको, जब आप उनको सॉल्व कर लेते हैं कायदे से, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं उनमें। तो आइए, अरिस्टोटल ने किसको सोल ऑफ द ट्रेजेडी कहा, तो सोल ऑफ द ट्रेजेडी उन्होंने कहा प्लॉट को। अरिस्टोटल ने कुछ 6 एलिमेंट्स दिए हैं, ये दिया हुआ है कि अरिस्टोटल ने कुछ 6 एलिमेंट्स दिए हैं, जिसमें से प्लॉट है, कैरेक्टर है, थॉट है, डिक्शन है, मेलोडी है, और साथ में स्पेक्टिकल है। इसमें उन्होंने इन 6 को रैंक दी हुई है, जिसमें से प्लॉट आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लॉट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ एनी ऑफ द ट्रेजेडी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है, प्लॉट है किसी भी ट्रेजेडी का। इसको उन्होंने सोल ऑफ द ट्रेजेडी कहा है। सोल ऑफ द ट्रेजेडी का, इसी से हम इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टर्म कैथारसिस। द टर्म कैथारसिस इन एरिस्टोटल पोएटिक्स refers to purging टू इमोशंस। कौन से 2 इमोशंस को कैथारसिस दिखाता है, तो जॉय एंड सॉरो को नहीं दिखाता है, ऑफ कोर्स दिखाता है किसको, पिटी एंड फियर को दिखाता है। पिटी एंड फियर को दिखाता है, तो इसका मतलब क्या है, क्या करता है कैथारसिस। कैथारसिस इज आल्सो नोन एज पर्गेशन। पर्गेशन मींस फॉर कॉल क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई करता है पिटी और फियर को, और अराउज करता है ट्रैजिक स्पेक्टिकल को। जो भी दर्शक वहां पे बैठे हैं, उनके अंदर की जो फीलिंग है, पिटी की, दया की और डर डर की, वो सब ये अलाउ करता है कैथारसिस। अगर किसी वर्क में, किसी ट्रेजेडी में पिटी और फियर लगातार आया जा रहा है, जैसे कि किंग लियर में जब हम लास्ट में किंग लियर की जो स्थिति होती है, जब उसकी बेटियां भी उसका साथ छोड़ देती हैं, उसको देख करके हमें दया आती है।
हमें दया आती है, कहीं न कहीं वो हमारे अंदर पिटी का इमोशन जो कहीं न कहीं दिखाता है। और साथ में इसके अलावा आप जब देखते हैं मैकबेथ देखते हैं, तो मैकबेथ में जो मैकबेथ का अंत होता है, जो लेडी मैकबेथ का अंत होता है, वो सभी कहीं न कहीं फ़ियर दिखाते हैं आपके अंदर का, और आप फ़ियरफुल फ़ील करते हैं उस टाइम पे, जब आप देखते हैं कि मैकबेथ अपने इतने ऐसे उसके काम होते हैं, जिसकी वज़ह से उसको जो सज़ा मिलनी होती है, वो मिलती है किसी भी तरीके से आकर के, तो आपको फ़ियर का एहसास होता है। यही आपके क्या हो जाते हैं, कैथार्सिस को शो करते हैं कि जो स्पेक्टेकल्स हैं उनके अंदर कैथार्सिस आए। व्हाट डज़ द टर्म हमार्शिया मीन? हमार्शिया का क्या मतलब होता है? तो हमार्शिया का मतलब होता है अ फैटल एरर, फैटल फ्लॉ और जजमेंट। फैटल फ्लॉ और जजमेंट, ये इसका मतलब ये हमार्शिया का मतलब होता है। हमार्शिया मीन्स ट्रेजिक फ्लॉ दैट इज द हीरोज फ्लॉ। क्या उसका वही जो हीरो का फ्लॉ होता है जो उसको लीड कर लेता है डाउनफॉल की तरफ, दैट इज हमार्शिया। तो हमार्शिया एक ट्रेजिक फ्लॉ है, जबकि जिसकी वजह से कहीं न कहीं हीरो का डाउनफॉल होता है, जबकि आपका जो कैथार्सिस है, वो स्पेक्टेकल के ऊपर काम करता है, ना कि कैरेक्टर के ऊपर काम करता है। स्पेक्टेकल के ऊपर काम करता है, और स्पेक्टेकल के अंदर फीलिंग जगाता है, किसकी? पिटी और फ़ियर की, ठीक है? और जो फॉल है, वो कॉज़ हो सकता है बिकॉज़ ऑफ अ मिस्टेक और अ डेलिबरेट इविल। हो सकता है कि उसके अंदर ही अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कोई इविल हो, जिसकी वजह से उसके अंदर ये चीज़ आ रही हो, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो हीरो का। जैसे कि ओथेलो में कहीं न कहीं जलन की भावना तो यागो के अंदर थी, लेकिन ओथेलो में कहीं इनसिक्योरिटी थी, अपने कलर को लेकर के, अपने उसको ऐसा कहीं न कहीं उसके अंदर शक करने का प्रॉब्लम था, जिसको हवा देता है यागो। और उसकी वजह से, ये डेलिब्रेट इविल की वजह से ही ओथेलो जो है शक करने लग जाता है डेस्डिमोना पर, और बस वही उसके डाउनफॉल का कारण बनता है। नेक्स्ट है एनाग्रेसिस, अनदर इम्पोर्टेंट टर्म, कई बार एग्जाम में पूछी हुई, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग। ये भी आपके पोएटिक्स में ही दी हुई है एरिस्टोटल के। इसमें क्या है कि अ डिस्कवरी और रिकॉग्निशन सीन। ये क्या है? डिस्कवरी और रिकॉग्निशन सीन, एक ऐसा टाइम जब जब कैरेक्टर को पता लगता है कि उसने इग्नोरेंस की वजह से कुछ गलती कर दी है, उसको एहसास होता है, और अब वो कहाँ जाना चाह रहा है? पेरिपेटिया की तरफ, पेरिपेशिया की तरफ। पेरिपेशिया मतलब रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून की तरफ जाना चाह रहा है। जैसे कि सोफोक्लिस में ओडिपस रेक्स। ओडिपस रेक्स को पहले मालूम ही नहीं होता है कि वो अपनी ही मदर से शादी करने जा रहा है, बट बाद में जब उसको मालूम पड़ता है, तो वो उसको वैसे ही डील करने की कोशिश करता है, वो पेरिपेटिया की तरफ जाता है। नेक्स्ट है ऑन द सबलाइम। ऑन द सबलाइम, ये किसका मतलब टर्म है? ये किसकी दी हुई टर्म है? किसका वर्क है ये? तो ये लॉन्जिनस का वर्क है। लॉन्जिनस भी आपके उस सिलेबस में दिए हुए हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के। तो ऑन द सबलाइम, जिसको कि पेरिहॉस्पस भी कहते हैं, ग्रीक वर्ड्स में इसको पेरिहॉस्पस कहते हैं, ये एट्रीब्यूटेड है लॉन्गिनस से। और ये क्या एनालाइज करता है? क्वालिटीज दैट मेक राइटिंग अचीव ग्रेटनेस। ये उन क्वालिटीज को दिखाता है कि जो अचीवनेस और उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं रीडर को एक एक्सटेसी की तरफ। मतलब ऐसी क्वालिटीज ऑन द सबलाइम डिस्कस करता है, ऐसी क्वालिटीज जिसकी वजह से रीडर कहीं न कहीं दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है, उसको एक्सटेसी का फील होता है, मतलब अत्याधुनिक आनंद का फील होता है उसे, वहां पे वो उसको ये डिस्कस करता है। ठीक है, तो ऑन द सबलाइन ये वर्क ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लॉन्गिनस का वर्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ द सबलाइम डज लॉन्गिनस आइडेंटिफाई ऑन द सबलाइम। ठीक है, तो ये कितने सोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं? तो 5 सोर्सेस ये बताते हैं। 5 सोर्सेस इनके क्या हैं, बिल्कुल देख लेते हैं हम कि 5 सोर्सेस में क्या क्या आते हैं। पहला तो है ग्रैंडियर ऑफ थॉट, कितना ज्यादा ग्रैंडियर मतलब ग्रैंड थॉट हम रखते हैं। सेकेंड है वेमेंट एंड इंस्पायर्ड पैशन, कहाँ से उसका पैशन आ रहा है, कहाँ से इंस्पिरेशन ली जा रही है उस वर्क की। थर्ड है फिगर ऑफ स्पीच का वर्क का कितना यूज हुआ है उस वर्क में।
फोर्थ है नोबल डिक्शन का यूज हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब उसकी लैंग्वेज जो है वो कैसी है, और एलिवेटेड कंपोजिशन होना चाहिए। ये नहीं कैसे भी वर्ड आपने अरेंज कर दिए। एलिवेटेड जब फंक्शन जब कंपोजिशन होती है तो आपका आपका फ्लो अचानक अच्छे से आ जाता है, और जो वर्क है वो वर्क में साफ साफ आपकी आर्टिस्टिक स्किल को दिखाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टू जो इनके कहे गए हैं, ये जो सोर्सेस हैं, ग्रैंडियर ऑफ थॉट और वेमेंट इंस्पायर्ड पैशन, ये नेचुरल माने गए हैं। जबकि फिगर ऑफ स्पीच का यूज करना, डिक्शन का यूज करना और एलिवेटेड कंपोजिशन का यूज करना, ये आपके एलिवेटेड कंपोजिशन में माने गए हैं। ठीक है, उसके बाद लॉन्जिनस सेज द इफेक्ट ऑफ द सब्लाइम ऑन द रीडर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो क्या है इफेक्ट ऑफ सबलाइम? तो इफेक्ट ऑफ सबलाइम क्या है? जब हम सब्लिमिटी की ओर जाते हैं लॉन्जिनस के हिसाब से, अगर कोई पोएट सब्लिमिटी की ओर जा रहा है तो इसका मतलब वो रीडर को किधर ले जाएगा? ट्रांसपोर्ट के मतलब एक्सटेसी की ओर ट्रांसपोर्ट कर देगा। मतलब कि ये फोकस करता है इमीडिएट ओवरवेलमिंग इफेक्ट ऑफ सबलाइम राइटिंग। ठीक है, और ये एक्सटेसी की तरफ ले जाता है रीडर को। रीडर ना केवल अप्रिशिएट करता है उस वर्क को, बल्कि उसको एक थंडरबोल्ट की तरह अपने अंदर फील भी करता है। ठीक है, कथारसिस, ये एरिस्टोटल का कहना था कि जो स्पेक्टेकल है, अगर ट्रेजेडी बहुत ही अच्छी हुई या वर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ तो कथारसिस का असर दिखेगा उस पर, स्पेक्टेकल पर। जबकि इनका कहना है कि एक्सटेसी का असर दिखेगा, मतलब कि लॉन्जिनस का कहना है एक्सेसी का असर दिखेगा। इस एग्जाम ट्रैप को ऑफ कोर्स आप याद रखेंगे, ये एग्जाम ट्रैप है। ऑफ कोर्स ये एग्जाम ट्रैप है। आपसे थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का। मेन वर्क है इस पे, है ना। और इसका पब्लिशिंग ईयर बहुत बार पूछा जाता है, वही यहाँ भी पूछा गया है, 1765 में ये वर्क आया था। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रीफेस टू शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन 1765 on the edition of Shakespeare's work. It is one of the most important documents of the 18th century neoclassical criticism का ये वर्क है। और ये जो शेक्सपियर के जो डिफेंस है, ये दिखाता है शेक्सपियर का जो डिफेंस करते हैं वो, कि उन्होंने ड्रामेटिक यूनिटी क्या है? एक्शन टाइम और प्लॉट की जो ड्रामेटिक यूनिटी जिसे उन्होंने कहा है एक्शन की, प्लॉट की और टाइमिंग की यूनिटी होनी चाहिए। ये किसने कहा है? ये कहा है ऑफ कोर्स एरिस्टोटल ने। इस पर वो उसको डिफेंड करते हैं, क्योंकि कई लोगों ने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है कि वो थ्री ड्रामेटिक जो यूनिटीज हैं उनको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कई सारे उनके वर्क में ये काम दिखता है, तो उसको वो डिफेंड करते हैं इसमें, इसलिए ये वर्क काफी फेमस है, प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765 में। इसके अलावा जो इनका अनदर वर्क है related to literary criticism, that is lives of the English poets, ये इसका भी पब्लिशिंग ईयर आपको याद रखना है, 1779 से लेकर के 1781 के बीच में ये पब्लिश किया गया था। इन इज प्रीफेस टू शेक्सपियर जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर प्राइमरली ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो किस ग्राउंड पे वो करते हैं? तो ये आपको यूनिवर्सलिटी एंड ट्रुथ ऑफ टू नेचर, इस ग्राउंड पे ये शेक्सपियर को ग्राउंड करते हैं। जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर बाय आर्गुइंग दैट हिज कैरेक्टर्स आर यूनिवर्सल। वो कहते हैं कि इनके कैरेक्टर जो है वो यूनिवर्सल थे, वो इंडिविजुअल नहीं थे बल्कि एक स्पेसीज थे। Shakespeare hold up a faithful mirror to nature and to human life, all its variety. Johnson argues that the test of time is the ultimate criterion of the literary merit. ठीक है, तो की स्टैंडर्ड उन्होंने क्या माना है? शेक्सपियर के यूनिटी ऑफ ड्रामेटिक यूनिटीज को न मान करके उन्होंने शेक्सपियर की यूनिवर्सैलिटी को उनको यूनिवर्सैलिटी को उनको दिखा करके उसको डिफेंड किया है। नेक्स्ट है जॉनसन लाइफ ऑफ इंग्लिश पोएट contain a famous criticism of which poets Lycidas। तो किस जॉनसन की लाइफ ऑफ इंग्लिश पोएट जो कि जॉनसन का ही एक वर्क है, 1779-81 में ये आया था। तो उसमें किस पोएट का
क्रिटिसिज्म किया है इन्होंने, जिनकी ये लिसिडास है, तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं ये जॉन मिल्टन का वर्क है, जॉन मिल्टन का वर्क है। और ये जो वर्क है इसको उन्होंने कॉलिंग इट इजी वल्गर एंड देयरफॉर डिस्गस्टिंग कह दिया है। क्यों कह दिया? बिकॉज इट यूज्ड द आर्टिफिशियल पेस्टोरल कन्वेंशन व्हाइल एक्सप्रेसिंग ग्रीफ। ग्रीफ को ना यूज करके जो ये पेस्टोरल कन्वेंशन को यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से इन्होंने इसको वल्गर कह दिया है। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है लिसिडास को, हमें ये ध्यान रखना है। लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट में इन्होंने डॉक्टर जॉनसन ने मिल्टन को क्रिटिसाइज किया है, स्पेशली मिल्टन के किस वर्क को क्रिटिसाइज किया है? तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है लिसिडास को। उसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि शेक्सपियर को डिफेंड किया है। शेक्सपियर की जो ह्यूज एरर रही है, जो उनका एरर रही है, यूनिटी ऑफ एक्शन और जो उनमें नहीं रहा है एक्शन टाइम और प्लॉट का, उसको उन्होंने उस चीज से डिफेंड किया है कि शेक्सपियर के तो जो कैरेक्टर है जी, वो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल है, तो उनको हम टाइम के इसमें नहीं बांध सकते हैं। वर्ड्सवर्थ का फेमस डेफिनेशन है पोएट्री, पोएट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। तो ऑफ कोर्स इससे कौन डिनाई कर सकता है कि ये किस, अगर आप लिटरेचर को जरा भी ढंग से पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल ये मालूम होगा कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट से ली गई है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट ये आपका वर्क, जो लिरिकल बैलेट है 1798 में आया इनका पहला वर्जन, लेकिन प्रीफेस के साथ ये आया था 1800 में। ये चीज आपको याद रखनी है कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट ये आपका 1800 में आया था, और इसको भी एक्सपेंड करके एक नेक्स्ट वर्जन जो निकाल गया था वो 1802 में निकाला गया था। और यही मैनिफेस्टो कहलाता है, स्टार्टिंग कहलाता है ये रोमांटिसिज्म की, मतलब यहीं से स्टार्ट माना जाता है। लिरिकल बैलेट की से ही स्टार्ट माना लिरिकल बैलेट से ही स्टार्ट माना जाता है रोमांटिक एरा का। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ कोर्स ये आपका वर्ड्सवर्थ से है और प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स में दिया हुआ है। और इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी, ये दोनों ही कीवर्ड्स हैं, आपको याद रखने हैं, जो कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं। कई बार होता है कि आप कंफ्यूजन में, क्योंकि इतने सारे वर्क्स हैं वर्ड्सवर्थ के, आप उसमें भूल सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में दिए हुए वर्क है। नेक्स्ट है, इन द प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ रिकमेंड्स द विच टाइप ऑफ लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। तो किस टाइप के लैंग्वेज को वो प्रेफर करते हैं? तो ये प्रेफर किसको करते हैं? लैंग्वेज यूज्ड बाय कॉमन मैन को प्रेफर करते हैं। लैंग्वेज यूज्ड बाय कॉमन मैन में ये क्या प्रेफर करते हैं? वर्ड्सवर्थ एक्सप्लिसिटली रिजेक्टेड आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन। ही आर्ग्यूड दैट poetry should use a selection of language really used by men। उनका कहना ये था कि जो लैंग्वेज आम इंसान यूज करता है, ना कि न्यू क्लासिकल राइटर्स की तरह कि आप एक इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज यूज कर दो, उसको कुछ ही लोग समझ पा रहे हैं, बाकी के लोग समझ ही नहीं पा रहे। उनका कहना था कि जो रूरल मैन है उनको भी समझ में आए, क्योंकि वो क्लोज टू नेचर रहते हैं, उनको भी समझ में आए कि पोइट्री एक सेल्फ एक्सप्रेशन का तरीका है। ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज कैसी होती थी? कॉमन पीपल के लिए होती थी और रस्टिक लैंग्वेज होती थी मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ इज द प्राइमरी रोल ऑफ द पोएट। प्राइमरी रोल क्या है पोएट का? तो क्या है? अ मैन हु टीचेस मोरल फिलोसफी, या a man speaking to men with the superior simplicity, of course not. स्पीकिंग टू मैन विद सुपीरियर सेंसिबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है कि यहाँ पे अब वर्ड्सवर्थ यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, अ मैन स्पीकिंग टू मैन, एक आदमी जो बहुत सारे लोगों से बात करता है, नॉट एन एलियन बीइंग सेट अपार्ट बट समवन विद अ मोर वाइब्रेंट सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटी के साथ जब कोई इंसान बात करता है, किसी दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करता है अपने इमोशंस को वाया हिज और हर पोएट्री। जब अपने पोएट्री के थ्रू अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करता है और कई सारे लोगों को दिखाता है, तो वो आपका क्या कहते हैं? वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन है ये पोएट की। Coleridge made a critical work biographical literature. Of course, it is a most important work that can be asked, and that has been asked a number of times in an exam, which asks about Coleridge, and
जो कि जहाँ भी आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म आता है तो बहुत बार पूछा गया वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया में क्या होता है, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया एक ब्लेंड है ऑटोबायोग्राफी का, फिलोसफी का और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, जिसमें ये तीनों ही चीजें डिस्कस की हैं कॉलेज ने, एसटी कॉलेज का ये वर्क है। और ये डिस्टिंक्शन करता है, डिस्टिंक्शन दिखाता है प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन के बीच में, और साथ में डिस्टिंक्शन दिखाता है प्राइम इमेजिनेशन और फैंसी के बीच में भी। क्या डिफरेंस है दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, और इमेजिनेशन और फैंसी के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आप पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिस्कशन किया गया है उस पे। बायोग्राफिया लिटरेरिया ऑफ कोर्स आपको याद रखना है, कॉलेज का वर्क है, 1817 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वर्क पे हम आ जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉलेज कॉन्सेप्ट ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये क्या है, तो ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या है, पोइट्री ऑफ द सुपरनैचुरल एंड रोमांटिक, ठीक है, एसोसिएटेड विद टाइप ऑफ पोइट्री। तो है क्या ये डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, तो ये क्या है, ये है द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये है कि आपको पता है कि सच क्या है, आपको पता है कि पेड़ बातें नहीं कर सकता, लेकिन पोएट्री में जब पेड़ बातें करता है तो आपको यकीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ये अलाउ किया है, आपने कहीं ना कहीं ये विलिंग सस्पेंशन है ये आपका, कि आप मान रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं विश्वास कर ले रहा हूँ कि भूत होते हैं, जबकि आपको पता है कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं, आप खुद भी कंफ्यूज हैं, लेकिन आपने विलिंग सस्पेंशन मान लिया है उसका। आपने मान लिया है कि ट्रीज कैन बी कैन टॉक, आपने ये मान लिया है कि चिड़िया भी हमसे बात कर रही है। तो ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है। इस विलिंग सस्पेंशन ऑफ बिलीफ का जो आइडिया था वो किसने दिया है, कॉलरिज ने दिया है। और कॉलरिज ने भी किसमें दिया है, अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में ही दिया है। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये कॉलेज के सुपर नेचुरल पोएम्स में दिखता है, जैसे कि द राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर में भी ये दिखता है, जो कि पब्लिश हुई थी। किसमें पब्लिश हुई थी, बिल्कुल बताएंगे किसमें पब्लिश हुई थी ये। नेक्स्ट है हमारा कॉलेज डिस्टिंग्विश प्राइमरी इमेजिनेशन from secondary imagination. The primary imagination is described as, प्राइमरी इमेजिनेशन किसके द्वारा डिस्क्राइब की गई, तो ऑफकोर्स आंसर हमारे सामने है, लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। ठीक है, तो ह्यूमन परसेप्शन का जो लिविंग एग्जाम्पल है, लिविंग पावर है, उसको दिखाती है ये प्राइमरी इमेजिनेशन। जबकि सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है, पोएट की क्रिएटिव फैकल्टी, पोएट उन चीजों को कैसे यूज कर पा रहा है अपनी क्रिएटिविटी में, वो आपको दिखाता है सेकेंडरी इमेजिनेशन। ठीक है, तो प्राइमरी इमेजिनेशन मतलब जो यूनिवर्सल परसेप्शन है किसी भी चीज को लेकर के, और सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है, तो सेकेंडरी इमेजिनेशन ये आपका दिखाता है पोएट्री, पोएटिक क्रिएशन को, किसी भी राइटर की अपनी पोएटिक क्रिएशन क्या है। फैंसी क्या है, फैंसी मैकेनिकल है, मैकेनिकल इमेजिनेशन जो आप यूज करते हैं वो आपका फैंसी हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज टर्म्स इज एसोसिएटेड विद कॉलरेज, कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि एसोसिएट करती हैं कॉलरेज से, ना कि वर्ड्सवर्थ से। तो कौन सी ऐसी ऐसा आपका है, ऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी, ऑफ कोर्स ये वर्ड्सवर्थ का ही दिया हुआ है। लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन वर्ड्सवर्थ का ही है। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स ये भी वर्ड्सवर्थ का ही आइडिया है। ऑर्गेनिक फॉर्म यही आपका आइडिया है जो कॉलरिज का कॉन्सेप्ट है। कॉलरिज का कॉन्सेप्ट है कि आर्ट ग्रोज फ्रॉम विद इन, आर्ट जो है अपने अंदर से आती है, अनलाइक मैकेनिकल फॉर्म, हम किसी मैकेनिकल फॉर्म में नहीं डाल सकते उसको। मतलब हम ये नहीं कर सकते कि हम कॉमन मैन की लैंग्वेज यूज करेंगे तो हमारी आर्ट अच्छी हो जाएगी, उनका कहना ये था। ठीक है, तो कॉलरिज का ये कहना है कि ऑर्गेनिक फॉर्म में पोइट्री जो आती है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में ही आती है, जबकि बाकी तीन में वर्ड्सवर्थ का कहना है। ऑफ कोर्स नेक्स्ट हम आते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड पे। मैथ्यू अर्नोल्ड की पोइट्री को डिफाइन किया गया है एक क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, पोइट्री एज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इन विच ऐसे, किस ऐसे में ये दिया गया है, तो द स्टडी ऑफ
पोइट्री में। ऑफ कोर्स आपको इसको कंफ्यूज नहीं करना है ऐसे एज एन क्रिटिसिज्म से, आपको इसको ध्यान में रखना है कि ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स कई बार पूछा जाता है, पोइट्री की डेफिनेशन है ये उनकी, मैथ्यू आर्नोल्ड की, तो ये पूछा जाता है किसमें, कई बार पूछा जा चुका है, द स्टडी ऑफ पोइट्री का वर्क में दिया गया है ये। द स्टडी ऑफ पोइट्री ये 1880 में पब्लिश हुई पोयम है इनकी। आर्नोल्ड फेमसली declares poetry is the criticism of life under the conditions fixed for such criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty. This essay introduces the touchstone method. What is touchstone method? इसको भी अगर आपको जानना हो तो आप जो डिटेल में की गया डिस्कशन है मेरा, उसको आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द टचस्टोन मेथड। चलिए उसी पे क्वेश्चन ही आ गया। Arnold touchstone method involves evaluating poetry by comparing it to, कंपेयर करते हैं touchstone method को शॉर्ट पैसेजेस फ्रॉम द ग्रेटेस्ट पोएट्स। हम जब अपनी पोएट्री को लेना चाहते हैं, मतलब आर्नोल्ड का ये कहना था कि हमें सेलेक्टेड पैसेज देखने चाहिए किनके, जो एक्नॉलेज पोएट हैं, जो अच्छे अच्छे पोएट्स हैं, जैसे कि होमर हो गए, दाते हो गए, शेक्सपियर हो गए, मिल्टन हो गए, इनके पोएट्स को, इन पोएट्स के वर्क्स को हमें एक स्टैंडर्ड की तरह लेना चाहिए, इनको एक टचस्टोन की तरह लेना चाहिए। और कोई भी पोयम वो अच्छी है या नहीं है, या वो एक्चुअल में अच्छी है या नहीं है, उसके बारे में जानने के लिए हमें उन्हें इसी मेजरमेंट पे टेस्ट करना चाहिए। और उसको ये भी देखना चाहिए कि अगर ये सेम हाई सीरियसनेस वाली नहीं है पोइट्री, उसमें सीरियसनेस नहीं है, उसमें ट्रुथ नहीं है, उसमें मोरालिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो पोयम है ये फेल है, ये पोयम अच्छी पोयम में नहीं गिनी जाएगी। तो टच स्टोन मेथड ऑफ कोर्स आपको ध्यान रखना है किसका दिया हुआ है, आर्नोल्ड का दिया हुआ है। और कुछ ग्रेट पैसेज जो हम क्रिटिकल स्टैंडर्ड है उसको एक स्टैंडर्ड की तरह हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये थे कुछ, मैंने कुछ 20 क्वेश्चंस आपके कराए हैं, कराने मुझे थोड़े ज्यादा थे। अभी आप फिलहाल, कल हम इसकी मास्टर क्लास अपलोड कर देंगे तो उसमें कुछ और क्वेश्चन प्लस एक चीट शीट भी आपकी उसमें दी हुई होगी जिसको आप देख सकते हैं, तो वो लास्ट टाइम पे आपके एक फुली रिवीजन की तरह काम करेगी। और मास्टर क्लास में मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सेकंड पार्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें मैंने इन सारी टर्म्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसको मर्ज कर दूंगी, प्लस साथ में ये एमसीक्यूज की लिस्ट भी मैं मर्ज कर दूंगी, सो दैट लास्ट टाइम पे अगर आपको रिवीजन करना हो तो आपको कहीं इधर उधर न जाना पड़े। आई होप क्लास आपके लिए अच्छी रही होगी। मुझे मोटिवेट करें विद सम लाइक्स एंड शेयर्स एंड ऑफ कोर्स कमेंट्स ऑफ योर्स। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे कि आपको ये जो मैं जिस तरीके के एमसीक्यूज ला रही हूँ, जिस तरीके के नोट्स ला रही हूँ, क्या वो आपको समझ में आ रहे हैं, विजिबल है या नहीं, या आपको इसमें अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट आप चाह रहे हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास।